G20 समिट 2023 इंडिया। क्यों इंडिया का G20 समिट जो 2023 का एक लाइमलाइट का विषय बना रहा? क्लासिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जब कोविड आया, शेयर मार्केट के साथ में हमारे जो इन्वेस्टिंग पैटर्न के साथ में क्या उसके कोरिलेशंस हैं। नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह शासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। आज का जो टॉपिक है G20 समिट 2023 के क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे और उसका शेयर मार्केट के साथ में हमारे जो इन्वेस्टिंग पैटर्न के साथ में क्या उसके कोरिलेशंस हैं, क्या उसके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कोरिलेशंस हैं, इस पर हम बिल्कुल डिस्कशन इन ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइमलाइट्स या हाइलाइट्स की बात करें कि G20 समिट की जो हाइलाइट्स थी वो उसमें क्या था जिसको हमें गौर करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू शेयर मार्केट। सबसे पहला जो ये था इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर का जो है ऐलान होना। तो बेसिकली G20 समिट में ये ऐलान किया गया है कि देयर शुड बी ए कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, वो जो इंडिया और मिडल ईस्ट के और एंड यूरोप के बीच में एक कॉरिडोर बनेगा वाया रेल और एंड वाया शिप्स। तो एक कॉरिडोर बनेगा जिससे ट्रेड का बेटरमेंट होगा, जिससे यूनिलैटरल और बायलैटरल ट्रेड्स होंगे। अब उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदा किन कंपनीज़ को होगा? तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट बताता जाता हूँ डायरेक्ट कोरिलेशंस किन कंपनीज़ के साथ में। तो आपने देखा होगा IRFC का स्टॉक जो है वो बहुत तेज़ी से चला, और शिपिंग जो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक हुआ या शिपिंग के रिलेटेड स्टॉक्स हुए, उसमें एक तेज़ी देखी गई। तो सेकंड जो सबसे बड़ा एक पॉइंट है वो जो G20 में डिस्कस किया गया वो ग्रीन एनर्जी के लिए बात की गई, और उन्होंने ये बात की कि 2030 तक हम हमारी ग्रीन एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको 3 गुना करेंगे। अब इससे डेफिनेटली आप डायरेक्ट कोरिलेशन हर कोई लगा पाएगा, बोलेगा ग्रीन एनर्जी रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसमें बूम आया। आपने देखा होगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक या हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड या सांगी मूवर्स, ये जो स्टॉक्स हैं, या एक्साइड इंडस्ट्री हुआ, टाटा पावर हुआ, इन सबको जो है डायरेक्टली कुछ ना कुछ मोमेंटम दिखा। और उसके पहले जस्ट G20 के पहले इंडिया और US में एक बहुत बड़ी डील साइन होती है जो है ग्रीन एनर्जी के लिए, है ना। ग्रीन एनर्जी पे वो डिसाइड करते हैं कि हम $1 बिलियन जो है उसका एग्रीमेंट होता है। तो इस सबसे एक कोरिलेशन तो दिखा कि सेक्टर स्पेसिफिक्स जो हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स हुआ, या मैं अगर बात करूं ग्रीन एनर्जी से जो इथेनॉल पे जो पुश किया गया है कि हम इथेनॉल को ज़्यादा प्रमोट करें, तो इथेनॉल से रिलेटेड, जैसे इथेनॉल अगर आप सबको पता होगा तो शुगर केन्स का मोलेसिस के फर्मेंटेशन से एक प्रोसेस है जहाँ पे इथेनॉल निकलता है। इथेनॉल कई सॉल्वेंट एज एन सॉल्वेंट यूज़ होता है, कई इंडस्ट्रीज़ उसका जो है प्रोक्योरमेंट करती है, और लिकर के लिए भी जो है इथेनॉल का यूज़ होता है। तो इस चीज़ से अब शुगर मिल्स के रिलेटेड अगर आप देखेंगे कि रेणुका शुगर्स है या डिफरेंट जो मैं बात करूँ थापड़ का जो स्टॉक है, ये सब बढ़े। अब मेरा मेन पॉइंट है, ये सबको पता है G20 से ये चीज़ें हुई और ये इसका जो फैक्ट है। मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि इसका एक अलग एंगल मेरा प्रेजेंट करने की हमेशा जो है कोशिश रहती है। अब इसका अलग एंगल हमको इनडायरेक्ट कोरिलेशन से देखना होगा। क्लासिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब कोविड आया तो कोविड जैसे ही आया तो सबसे ज़्यादा जो उस सेक्टर में मार्केट क्रैश के बाद में जब मार्केट ऊपर हुआ तो दैट मतलब वो वी शेप रिकवरी थी। मार्केट ऐसे गिरा, ऐसे मार्केट ऊपर आ गया। तो उस वी शेप रिकवरी में सब ने जो मेडिकल फार्मा सेक्टर का बूम था, फार्मा मेडिकल्स के रिक्वायरमेंट्स, भले वो रेमडेसिविर हो या भले वो जो टॉसी करके जो वो था ड्रग था जिसकी बहुत शॉर्टेज हो गई थी, फिर ब्लैक फंगस आया, तो उन सब की शॉर्टेज के बीच में फार्मा सेक्टर ने बहुत आउट परफॉर्म करा। ये तो डायरेक्ट कोरिलेशन था, बट मैं हमेशा इनडायरेक्ट कोरिलेशन को ज़्यादा जो है तवज्जो देता। अब इनडायरेक्ट कोरिलेशन कैसे निकाला था मैंने उस टाइम पे, तो जितनी भी मेडिकल मेडिकल की जो ये फार्मा सेक्टर को जो फ़ायदा मिला, तो उससे एक सेक्टर को और फायदा मिला, वो था लॉजिस्टिक्स सेक्टर को। कि कंपनीज का जो दवाइयाँ हैं, जैसे हम अगर बात करें कोविड की जो वैक्सीन थी उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया, तो उसमें जैसे अब्रॉड भेजा गया तो शिपिंग के थ्रू भेजा गया या फ्रेट से भेजा गया।
तो वहाँ पे लॉजिस्टिक्स कंपनी को फ़ायदा हुआ। और एक और सेक्टर है जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वो सेक्टर था वो था इंश्योरेंस का सेक्टर। क्योंकि जितनी ये जो गुड्स थे, ये फ्रेट इंश्योरेंस होता है उसका, तो उसमें जैसे कंपनीज न्यू इंडिया इंश्योरेंस करके या जो दूसरी सब्सिडीज़ हैं, दूसरी इंश्योरेंस की सब्सिडीज़ हैं जो जनरल इंश्योरेंस करती हैं, उनको फ़ायदा हुआ। तो मैंने उस टाइम पे न्यू इंडिया इंश्योरेंस 110 या 112 की रेंज में लिया था, और मैंने उसको स्क्वायर ऑफ जब मैंने बेचा था तो मैंने अच्छा एक प्रॉफिट बुक करके उसको बेचा था। तो हमेशा मार्केट का डायरेक्ट कोरिलेशन ये फॉर अ टाइम बीइंग होगा। अब 2030 यहाँ से 7 साल दूर है। अगर मैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को 3 गुना बढ़ाने की सरकार की बात को पूरा भी समझ लेते हैं, ये एग्रीमेंट को भी हम ट्रू समझ लेते हैं, तो 7 साल लगेंगे इस जर्नी में। और डायरेक्टली आज सब लोग लेके बैठ गए 7 साल में ये कंपनी, जैसे मैंने IRFC का स्टॉक मैंने बाई कर रखा है, तो वो कंपनी के मेरे फाइनेंशियल्स, कंपनी भी तो अच्छा करेगी, कंपनी अपनी बुक्स को बढ़ाएगी। इस 7 साल में डायरेक्ट कोरिलेशन तो दिखता है, बट हम इनडायरेक्ट कोरिलेशन पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। आई होप आप तक ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके आपको अगर कंटेंट आपको चाहिए जो कि ट्रेंडिंग और रिलेट करें शेयर मार्केट के साथ में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपना प्रोफेशन और आप किस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं ये हमें बताएं। ये डेफिनेटली हम आपकी लाइफ में जैसा वैल्यूएशन करने की सोच रहे हैं, ये और उसको पुख्ता कर देगा अगर आप हमको एक डेटा देंगे कि आपको किस टाइप का हमसे कंटेंट चाहिए। थैंक यू सो मच।